चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझते हैं समरी ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। एक यहाँ पर मैं टेक्स्ट की हेल्प ले रही हूँ और मैं आपको बिना टेक्स्ट के भी शॉर्ट में अगले वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो देखते हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की क्या स्टोरी है। The novel opens on a dirt road near the village of Weddon Priors in the English country of Wessex, right? Wessex एक सेमी इमेजिनरी प्लेस है जो टी.एस. टॉमस हार्डी ने क्रिएट की थी। जैसे कि इंडियन राइटर आर.के. नारायण ने मालगुडी जो प्लेस थी वो उन्होंने बनाई थी। हालांकि वो इमेजिनरी है, वो 100% इमेजिनरी प्लेस है, पर वेसेक्स जो है वो भी एक सेमी इमेजिनरी प्लेस है जो टॉमस हार्डी ने क्रिएट की थी। तो यहाँ जब नॉवल ओपन होती है तो हम देखते हैं कि एक विलेज है वेडन प्रायर्स करके, जो कि अकॉर्डिंग टू नॉवल इन द इंग्लिश कंट्री ऑफ वेसेक्स, जो कि वेसेक्स में स्थित है। अब क्या होता है, माइकल हेंचार्ड अ हेट रसर इज ट्रैवलिंग with his wife Susan and young daughter Elizabeth Jane। अब यहाँ जब नॉवल ओपन हो रही है तो हमें पता चलता है कि माइकल हेंचार्ड कोई पर्सन है जो एक हेयर ड्रेसर है, जो एक तरह से घास का गट्ठा बनाकर बेचने वाला है। वो अपनी वाइफ सूजन और अपनी एक छोटी सी बच्ची यंग डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ ट्रैवल करता है। हाउएवर अ पासिंग फार्मर टेल्स द हेंचार्ड्स that there is no chance of finding employment or housing in the village। तो जो उसको रास्ते में फार्मर मिलता है, वो कहता है हेंचार्ड से कि वहाँ पे जॉब मिलने का कोई चांस नहीं है और रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलने वाली, ऐसा उसको कहता है। डिस्करेज माइकल टेक्स हिज फैमिली टू अ फॉर्मिटी सेलर्स टेंट इन वेडन प्रायर्स। तो वो बड़ा डिस्करेज हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो एक फर्मिटी सेलर टेंट है वहाँ पे रुक जाता है, एक तरह से छोटी सी होटल जैसी, जैसे हमको ऑन द वे मिलती है, जहाँ पे फर्मिटी मतलब एक दलिया कह सकते हैं, पॉरेज जैसा कुछ सर्व होता है खाने के लिए, उस टेंट हाउस में वहाँ ये रुक जाता है। तो वो जो द फर्मिटी सेलर एट्स लिकर टू माइकल्स मील एंड after several serving Michael becomes an angry drunk। अब क्या होता है कि वो जो फॉर्मिटी वुमन है वो खाना तो देती ही है सब तीनों को, माइकल को, उसकी वाइफ सूजन को, एलिजाबेथ जेन को, लेकिन साथ में वो क्या ड्रिंक भी सर्व कर देती है। तो ये जो माइकल है ये ड्रिंक करने लगता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, ड्रंक हो जाता है। अब बिकॉज ही बिलीव्स हिज मैरिज एज अ यंग रूइंड ऑल हिज चांसेस फॉर सक्सेस। अब चूंकि ये ड्रिंक कर लिया है इसने बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसा समझता है, ये नशे मतलब बाहर अपने आपे से बाहर हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, ही बिलीव्स हिज मैरिज at young age ruined all his chances for success। तो वो बड़बड़ाने लगता है और समझता है कि मैंने यंग एज में शादी करके इस लेडी से बहुत बड़ी गलती की और मेरी लाइफ बर्बाद होगी, इस तरह से बोलने लगता है सबके सामने। He offers to sell his wife and daughters to the highest bidder। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है और आपे से बाहर हो जाता है, तो अपनी वाइफ को बेचने के लिए, अपनी वाइफ और बेटी को बेचने के लिए बोली लगाने लगता है। आफ्टर सेवरल अनआंसर्ड कॉल्स फॉर बिड्स, तो वो ज़ोर ज़ोर से कॉल करता है, बिड्स कॉल करता है बहुत बार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता। तो सूजन सेज दैट समवन शुड बाय हर सिंस हर प्रेजेंट ओनर इज़ नॉट टू हर लाइकिंग। तो सूजन को भी गुस्सा आ जाता है उसकी वाइफ को और वो कहती है
लोग वहाँ जो खड़े हैं उनसे कि कोई मुझे और मेरी बेटी को ख़रीद लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हम दोनों पसंद नहीं है, मेरी बेटी और मैं। मोस्ट ऑफ द अदर कस्टमर्स इन द टेंट ट्रीट द ऑक्शन एज अ जोक। तो जो टेंट में दूसरे कस्टमर हैं वो सोचते हैं यार ये पागल ड्रिंक कर रहा है, मजाक कर रहा है। बट सून अ पासिंग सेलर हियर्स द अनाउंसमेंट एंड एंटर्स द टेंट। पर वहाँ से एक सेलर जाता रहता है, वो इसके ऑफ़र को सुन लेता है जब ये अनाउंस करता रहता है। ही ऑफर्स टू बाय सूजन एंड एलिजाबेथ जेन फॉर 5 guineas। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ को और बेटी को 5 guineas में ख़रीदने तैयार हूँ। फर्स्ट मेकिंग श्योर दैट सूजन इज़ विलिंग टू गो। लेकिन वो पहले ये कंफर्म करता है कि सूजन उसके साथ जाना चाहती भी है कि नहीं। व्हेन माइकल टेक्स द मनी, सूजन एंड एलिजाबेथ जेन लीव विद द सेलर। तो जैसे ही माइकल को पैसे मिलते हैं तो सूजन और एलिजाबेथ जेन उस सेलर के साथ चली जाती है, जिसका नाम है रिचर्ड न्यूसन। बिफोर लीविंग, सूजन हर्ल्स हर वेडिंग रिंग एट माइकल। उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी भी है और गुस्सा भी है। कौन? सूजन। तो वो अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और गुस्से में माइकल के ऊपर फेंक देती है। माइकल merely falls into a drunken slumber at the rest of shocked customers leave। माइकल तो खूब नशे में पड़ा हुआ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता उसने क्या किया। वो तो चली गई उसकी वाइफ और बेटी, और उसके ऊपर अंगूठी फेंक के चली जाती है। तो माइकल इतने नशे में है कि ही फॉल्स इनटू ड्रंकन स्लम्बर। तो वो एक गहरी नींद में सो रहा है, नशे में धुत है। एज द रेस्ट ऑफ द शॉक्ड कस्टमर्स लीव। और जो उसके आसपास कस्टमर खड़े हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे कोई अपनी वाइफ को बेच सकता है। तो वो लोग भी थोड़ी देर आश्चर्य करते हैं और वो सब चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल अवेकन्स, सीइंग द वेडिंग रिंग एंड द मनी ब्रिंग्स द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस इवनिंग बैक टू हिम। तो जब उसका अगले दिन नशा उतरता है और वो नींद से उठता है तो वेट अ मिनट बेटा, तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो अगले दिन नींद से उठता है, जागता है और वो देखता है कि सूजन भी नहीं है वहाँ पे और एलिजाबेथ जेन भी नहीं है, तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, बहुत टेंस्ड हो जाता है। और फिर अब उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो माइकल क्या करता है कि यहाँ पर बिकॉज वाइफ तो उसकी एंग्री होकर चली जाती है, माइकल बिकम्स एन एंग्री ड्रंक एंड फिर वो करता है। और उसके बाद फाइनली जब व्हेन माइकल टेक्स मनी, सूजन लीव्स हिम और माइकल मेयरली फॉल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल अवेकन्स, seeing the wedding ring and then money brings the event of the previous evening back to him। तो जैसे ही वो वेडिंग रिंग और पैसे देखता है अपने पास में पड़े हुए, तो वो एकदम से उसको लास्ट टाइम का इवनिंग का कुछ याद आता है। he realizes that he was partly to blame for his actions। तो वो अपनी गलती भी मानता है और उसको लगता है मैंने ये क्या कर दिया। But he also blames Susan for actually thinking that the auction would be binding। तो वो उसको गुस्सा खुद के ऊपर तो आता ही है, सूजन के ऊपर भी आता है। उसको लगता है कि वो सूजन ने कोशिश नहीं की जाने की कि ये जो बिडिंग हुई थी, बोली लगी थी, ऑक्शन हुआ था, तो दैन थिंकिंग दैट द ऑक्शन वुड बी बाइंडिंग, तो क्या ये लीगल थी या इनवैलिड थी। सूजन ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की। Nevertheless, because his excessive drinking caused the whole situation। फिर भी वो सोचता है, उसको उसके बाद भी because his excessive drinking caused the whole situation, फिर भी अपनी वाइफ को दोष देता रहता है। he makes an oath, लेकिन फिर फाइनली वो
एक ओथ लेता है, शपथ लेता है, ही विल एब्सटेन फ्रॉम ऑल लिकर फॉर 21 ईयर्स, कि मैं 21 साल तक की शपथ लेता हूँ कि मैं 21 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देन ही सेट्स आउट टू सर्च फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर। फिर उस चर्च जाता है, पहले चर्च में कसम खाता है और उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ और डॉटर को ढूंढने निकलता है। एट फर्स्ट द सर्च इज़ अनसक्सेसफुल बिकॉज माइकल रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर पार्टिंग। तो पहली बार तो जब वो ढूंढने जाता है तो वो क्यों उसकी वाइफ और बेटी उससे अलग हो गई ये लोगों को नहीं बताता, उसको बुरा बताने में बुरा लगता है, तो वो ढूंढ ही नहीं पाता क्योंकि ठीक से किसी को कुछ बताता नहीं है कि वाइफ और बच्चा कहाँ चला गया। फाइनली ही लर्न्स दैट 3 people मैचिंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेलर सूजन एंड एलिजाबेथ जेन हैव जस्ट इमिग्रेटेड। लेकिन जब वो पता करने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि 3 लोग जो हैं वो जिस तरह का लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो तीनों कौन हैं। तो उसमें उसको कंफर्म हो जाता है कि सूजन है, वो सेलर है और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन है। हैव जस्ट इमिग्रेटेड, तो वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं। रिजाइंड माइकल गिव्स अप द सर्च एंड गोज टू अनदर टाउन इन वेसेक्स। तो वेसेक्स के दूसरे शहर वेसेक्स के दूसरे टाउन में चला जाता है। वो बड़ा अपसेट है और अब वो गिव अप कर देता है क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो जा ही चुके हैं तो वो क्या करेगा। तो वहाँ से वो एक वेडन प्रायर से अब वो जाता है कैस्टरब्रिज, जो कि वेसेक्स का दूसरा टाउन है। अब यहाँ से स्टोरी एकदम से जंप करती है और 18 years लेटर सूजन एंड एलिजाबेथ जेन रिटर्न टू वेडन प्रायर्स। इतने बीच में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन 18 साल बीत गए। अभी वो जो हीरो है माइकल हेंचार्ड, वो कैस्टरब्रिज में आ गया, वेडन प्रायर से कैस्टरब्रिज में शिफ्ट हो गया और यहाँ 18 years तक सूजन अपने दूसरे पति रिचर्ड न्यूसन के साथ है। और अब 18 साल बाद वो बात का सीन है जब सूजन एंड एलिजाबेथ जेन रिटर्न टू वेडन प्रायर्स। 18 साल बाद फिर से वो दोनों बेटी और माँ वेडन प्रायर्स आते हैं सर्चिंग फॉर माइकल। तो अपने पति को ढूंढने, माइकल को ढूंढने के लिए ये लोग आए हैं वापस वेडन प्रायर। एलिजाबेथ जेन बिलीव्स दैट माइकल इज जस्ट अ रिलेटिव सिंस सूजन हैज़ केप्ट हर प्रीवियस मैरिज अ सीक्रेट। एलिजाबेथ बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई है, पर उसको नहीं पता कि वो जिससे मिलने आई है यहाँ पर माइकल हेंचार्ड से, वो उसको लगता है वो उसका अंकल है। और क्योंकि सूजन ने अपनी बच्ची से कभी इस मैरिज के बारे में, सेकेंड मैरिज के बारे में कुछ नहीं बताया है। नाउ सूजन सीक्स माइकल बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही कैन हेल्प देम नाउ दैट द सेलर नेम न्यूसन हैज़ डाइड। वो क्यों आई है 18 साल बाद? क्योंकि अब वो अकेली हो गई है और वो माइकल को इसीलिए देखना, उसका हस्बैंड रहा है वो, तो वो उसको लगता है कि माइकल उसकी कोई हेल्प कर देगा क्योंकि अब न्यूसन मतलब उसके दूसरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, वो समुद्र में मर गया। द वीमेन, कौन कौन वीमेन में? सूजन एंड एलिजाबेथ जेन, दोनों औरतें स्टॉप इन द फॉर्मिटी सेलर्स टेंट विच इज़ स्टिल देयर। वो फॉर्मिटी सेलर टेंट में पहले भी रुके थे जहाँ पे जो ये माइकल खूब ड्रिंक करता है, ये खाना खाने रुके थे वहाँ पे जब कभी जॉब के लिए आया था वो माइकल हेंचार्ड। अब 18 साल बाद ये फिर वेडन प्रायर्स में आए हैं और फिर फॉर्मिटी सेलर्स के टेंट में रुके हैं। कौन? सूजन एंड एलिजाबेथ। दे लर्न दैट माइकल स्टॉप्ड इन द टेंट ईयर after the auction and left word that he lived in Casterbridge। तो वहाँ रहते रहते टेंट में उनको पता चलता है कि माइकल यहाँ आया था। 1 साल तक माइकल तुम्हारे जाने के बाद, तुम लोग के जाने के बाद यही रहा ऑक्शन के बाद, लेकिन फिर उसके बाद वो ये कहकर चला गया यहाँ से कि वो कैस्टरब्रिज जा रहा है। सूजन एंड एलिजाबेथ जेन लीव फॉर कैस्टरब्रिज राइट अवे। तो जैसे ही सूजन और एलिजाबेथ जेन को पता चलता है कि माइकल वेडन प्रायर्स छोड़ के
1 साल तक रहा, फिर छोड़कर कैस्टरब्रिज चला गया, तो वो भी कैस्टरब्रिज चला जाता है। When women arrive in Casterbridge, they learn that Michael has become extremely influential as a prosperous merchant and as a mayor of the town. तो जैसे ही ये शहर कैस्टरब्रिज आती हैं तो इनको पता चलता है कि माइकल तो बड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया है, बहुत बड़ा मर्चेंट है, अच्छा बिजनेसमैन है, और साथ में वो शहर का मेयर भी बन गया है, मेयर ऑफ द टाउन। तो बहुत खुश होती है सूजन भी, एलिजाबेथ जेन को भी लगता है कि ये कोई रिलेटिव है मम्मी के, और जो बहुत अच्छा आज उनका इतना नाम है, वो मेयर हैं अभी टाउन के, कैस्टरब्रिज के। द नाइट दे अराइव्ड, द टाउन्स पीपल आर डिस्कसिंग माइकल्स बेड बिजनेस डील्स इन सेलिंग स्प्राउटेड ग्रेन। लेकिन खुशी तो होती है, लेकिन उनको पता चलता है जैसे ही वो आते हैं तो उसी रात को जो लोग गांव कैस्टरब्रिज के लोग हैं, टाउन्स पीपल, वो क्या डिस्कस करते रहते हैं, माइकल के बेड बिजनेस की, कि इसको डीलिंग नहीं आती, उनकी सारी ग्रेन जो है वो स्प्राउटेड है, उसमें अंकुरण होने लगा है। इस तरह से माइकल के बारे में, माइकल अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा लोग आपस में बातें कर रहे हैं। द यंग स्कॉट्समैन डोनाल्ड फारफ्रे overhears the discussion and gives Michael some suggestions for making the grain usable. Farfrae also engages in light flirtation with Elizabeth Jane. अब क्या होता है कि यहाँ एक नई एंट्री होती है और वो इसका हीरो है, हम कह सकते हैं, जिसका नाम डोनाल्ड फारफ्रे है। तो ये जब यहाँ पे लोग आपस में गांव वाले बात कर रहे हैं कि माइकल का स्ट्रैटेजी बहुत पुअर है, माइकल अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, हमारी ग्रेन, हमारा सारा दाना ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्कॉट्समैन है डोनाल्ड फारफ्रे, वो सुनता रहता है ये सब, और वहाँ पे वो इस डिस्कशन को सुन के माइकल को कुछ सजेशन देता है कि कैसे वो अपनी ग्रेन को यूज़फुल बना सकता है। फारफ्रे ऑल्सो एंगेजेस इन लाइट फ्लर्टेशन विद एलिजाबेथ जेन। यहाँ वो उसको तो सजेस्ट करते हैं, पर वो पहली बार एलिजाबेथ जेन को देखता है और उसको फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इवेंचुअली माइकल एंड सूजन मीट सीक्रेटली। अब माइकल सूजन तो एक तरह से दोनों अब एक दूसरे के लिए अनएक्वेंटेड हैं, जानते नहीं हैं एक दूसरे को, तो वो जब उनको एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो रात को वो चुपचाप से कहीं मिलते हैं। दे डिसाइड टू कीप देयर पास्ट रिलेशनशिप अ सीक्रेट फ्रॉम एलिजाबेथ जेन। तो सूजन माइकल को बताती है कि मैंने एलिजाबेथ को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया कि तुमने हमें बेच दिया था या कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम एलिजाबेथ कुछ बताएंगे भी नहीं, उसका मन शी इज़ लाइक माइंड इज़ क्लीन, तो उसको वैसा ही रहने दो, क्यों उसके दिमाग में ज़बरदस्ती कुछ बातें डालना। इनफैक्ट माइकल सजेस्ट दैट दे बिगिन देयर रिलेशनशिप अगैन। माइकल कहता है कि अब हम फिर से नॉर्मल रिलेशन में रह सकते हैं। सूजन शुड रेंट अ कॉटेज एंड अलाउ माइकल टू कोर्ट हर इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। तो सूजन एक छोटा सा कॉटेज रेंट पे लेती है और माइकल वहाँ आता है और वो उनका एक रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाता है। सूजन कंप्राइज एंड सून आफ्टर द मैरी। तो सूजन जो होती है वो इनकी शादी हो जाती है। माइकल होप्स दैट समडे ही कैन ओपनली एक्नॉलेज एलिजाबेथ जेन एज हिज डॉटर। तो वो माइकल सूजन से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी बेटी को बता देंगे कि भाई तुम हमारी बेटी हो और बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अभी नहीं। एट द सेम टाइम माइकल हैज सक्सेस इन बिजनेस एज वेल बाय चूजिंग फारफ्रे एज हिज जनरल मैनेजर एंड कॉन्फिडेंट। तो माइकल को वाइफ मिल गई, बेटी वापस मिल गई, बहुत खुश है वो, लेकिन साथ में वो फारफ्रे के साथ भी बहुत खुश है, क्योंकि फारफ्रे उसको एक बहुत अच्छा मैनेजर मिल गया है। वो अपनी कंपनी में फारफ्रे को जनरल मैनेजर बना लेता है और वो आज फारफ्रे उसका कॉन्फिडेंट भी है, मतलब वो अपनी सारी सीक्रेट बातें फारफ्रे के साथ शेयर करता है। फारफ्रेज
Charm impresses all the townspeople and gains the attentions of Elizabeth Jane once again. फारफे बड़ा यंग स्मार्ट काम कंपोज यंग लड़का है जिसको गांव के लोग भी पसंद करने लगे क्योंकि वो बड़ा वेल बिहेव्ड लड़का है, स्मार्ट है, इनोसेंट है और बहुत शांत गंभीर व्यक्ति है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। और एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं वो एलिजाबेथ का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है और वो एलिजाबेथ से मिलता है। माइकल हैज़ टेकन द यंग मैन अंडर हिज विंग एंड रिगार्ड्स हिम ऑलमोस्ट एज अ ब्रदर। यहाँ माइकल भी उसको बहुत पसंद करता है, वो उसको एज अ ब्रदर ट्रीट करता है, वो उसका जनरल मैनेजर बन गया है। द ओनली एनिमी फारफ्रे हैज़ इज़ जोशुआ जॉब, अ मैन हु वांटेड द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। बस इस शहर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जिसका नाम जोशुआ जॉब है। वाई? क्योंकि जोशुआ जॉब फारफ्रे की जगह एक्चुअली जोशुआ जॉब को जनरल मैनेजर बनाना था, वो पोजीशन लेना भी चाहता था, तो इसमें इनमें जेलस है। अब क्या होता है, व्हेन सूजन एंड माइकल रीमैरी, माइकल हैज़ अनदर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी थैंक्स टू फारफ्रेज स्किल। अब यहाँ पे सूजन और माइकल की शादी हो गई, रहने लगे, तो वो उसको लगता है कि चलो अब मुझे सब कुछ वापस मिल गया, तो वो इसका क्रेडिट फारफ्रे की स्किल्स को देता है कि फारफ्रे बहुत स्किलफुल पर्सन है और उसके कारण आई हैव गॉट प्रॉस्पेरिटी, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिली है। द न्यू वेल्थ ऑफ विच एलिजाबेथ जेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस प्रोड्यूसेस अ न्यू ब्यूटी इन हर। तो क्या होता है कि अब पैसा अच्छा है इसके पास, तो द न्यू वेल्थ टू विच एलिजाबेथ जेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस प्रोड्यूसेस अ न्यू ब्यूटी इन हर। तो क्या होता है कि पैसे वाला पर्सन है माइकल आज की डेट में, और जेन भी बहुत सुंदर, उसकी बिटिया एलिजाबेथ जेन बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। माइकल बिकम्स फॉन्ड ऑफ हर एंड वॉन्ट्स हर टू टेक हिज नेम लीगली। अब माइकल ने तो बचपन में उसको भगा दिया था, एक तरह से सोल्ड ऑफ हो गई थी वो। आज माइकल पर अब उसको बहुत चाहता है और उसको चाहता है कि वो उसको लीगली अपनी बेटी माने, उसको नाम दे, अपने एक पिता का नाम दे। पर सूजन हाउएवर इज़ रिलक्टेंट टू अग्री। सूजन नहीं चाहती कि वो माइकल उसको एज अ फादर लीगली मतलब उसको ट्रीट करे। क्यों नहीं चाहती अपन देखेंगे, अभी हम बाद में देखेंगे। नाउ फारफ्रे ऑल्सो टेक्स एन इंटरेस्ट इन एलिजाबेथ जेन। फारफ्रे तो शुरू से ही एलिजाबेथ के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। However, Elizabeth Jane's shyness and discord between Farfrae and Michael have stopped any hope of a romance. लेकिन यहाँ इसमें क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय बाद ही जो फारफ्रे और माइकल हेंचार्ड में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और उसका रीज़न माइकल हेंचार्ड ही है, बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटिटिव राइवलरी नेचर और निगेटिव थिंकिंग और जेलस। उसके कारण वो फारफ्रे से चिढ़ने लगता है, क्योंकि फारफ्रे यंगस्टर्स के बीच में डांस करता है, खुशियाँ मनाता है, सपोर्ट करता है, अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत काम और कंपोज रहता है, हमेशा गुस्सा नहीं करता, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो माइकल चिढ़ जाता है उससे, और फिर जैसे ही इनके बीच में ये रिलेशन में खटास आती है, तो एलिजाबेथ फारफ्रे से बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी मिल नहीं पाती। अब क्या होता है कि उनका कोई रोमांस का कोई होप नहीं है। नाउ फारफ्रे एंड माइकल फर्स्ट हैव अ डिसएग्रीमेंट ओवर द पनिशमेंट ऑफ एन हैबिचुअली लेट वर्कर एबल विटल। अब एक और नया कैरेक्टर है एबल विटल। तो जो एबल विटल है वो हमेशा लेट आता है काम पे। तो जैसा मैंने बताया कि फारफ्रे बड़ा काम एंड कंपोज है, तो वो ठीक से ही समझाता है सबको, लेकिन माइकल बहुत चिढ़ जाता है। क्योंकि एबल विटल को, अब जनरल मैनेजर कौन है, फारफ्रे है, तो फारफ्रे कभी भी एबल विटल को या किसी को भी कोई सज़ा नहीं देता, बहुत रूड नहीं होता किसी के लिए। तो माइकल चिढ़ जाता है कि तुमको एबल विटल को पनिशमेंट देना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, और फिर नेक्स्ट ड्यूरिंग a public celebration, Farfre's diversions are
सक्सेस वाइल माइकल्स आर कंप्लीट फेलियर। अब जब कहीं कोई पब्लिक सेलिब्रेशन होता है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट फारफ्रे के लिए बिल्कुल क्लियरली, इट इज़ क्लियरली सीन, लोग देखते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक विद फारफ्रे, और माइकल को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। द टाउन्स पीपल ओपनली प्रेज फारफ्रे which leads Michael to remark that Farfre's term as जनरल मैनेजर इज़ एंडिंग। वो इतना, जब लोग उसको खुलेआम खूब प्रेस करते हैं शहर के लोग, तो माइकल चिढ़ जाता है और वहाँ अनाउंस कर देता है कि फारफ्रे का जनरल मैनेजर का टर्म ख़त्म होता है। फारफ्रे रिजाइंस एंड ओपन्स हिज ओन कॉर्न एंड हे स्टोर। फारफ्रे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचता है मैं कैसरब्रिज में ही रहूँगा, और वो अपना रिज़ाइन करके वो अपना बिजनेस डाल लेता है। तो वो अपना कॉर्न और हे का स्टोर शुरू कर देता है नया। अब यहाँ क्या होता है, सूजन डाइज लिविंग ए लेटर फॉर माइकल दैट इज़ नॉट टू ओपन अंटिल एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग डे। तो सूजन क्या कहती है, अब यहाँ सूजन दूसरा चेंज आता है, सूजन की रीमैरिज तो हो जाती है लेकिन वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती और उसकी डेथ हो जाती है, पर वो एक लेटर लिख कर जाती है और उसमें लिखा रहता है, इस लेटर को वो क्या करती है, लिखती है कि इसको खोलना मत जब तक एलिजाबेथ जेन की शादी के दिन के बाद, मतलब शादी नहीं हो जाती, जब तक नहीं खोलना। माइकल इज़ लोनली फ्रॉम आर्ग्यूमेंट विद फारफ्रे and the lack of any tie with Elizabeth Jane, so he tells the girl that he is her father. तो माइकल जो है वो अभी फारफ्रे से उस डिस्कॉर्ड हुआ है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में है, और इसीलिए वो क्या करता है कि एलिजाबेथ जेन को बताता है, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है कि तुम्हारा मैं रियल फादर मैं ही हूँ। आफ्टर थिंकिंग ओवर एलिजाबेथ जेन इज़ कन्विंस, तो उसको लगता है, वो तो अंकल समझती थी, वो उसको थोड़ी बहुत बात बताता है तो उसको लगता है कि ठीक है यही मेरे पिता हैं। मीनवाइल माइकल फाइंड्स सूजन लेटर एंड रीड्स इट। अब यहाँ वो बताता है, पर फिर वो सूजन का जो लेटर है जिसमें लिखा रहता है कि उसकी शादी तक ये लेटर मत खोलना, वो खोल लेता है और उसको पढ़ता है। तो द लेटर रिवील्स दैट, तो इस लेटर में क्या लिखा रहता है कि माइकल्स ओन डॉटर डाइड, कि जो हमारी बेटी थी एलिजाबेथ जेन, जो बचपन में हमारी बेटी थी, हम वो तो उसकी तो डेथ हो गई थी, एंड दिस एलिजाबेथ जेन इज़ द चाइल्ड ऑफ सेलर न्यूसन, और ये रिचर्ड न्यूसन की जो सेलर था उसकी बेटी है, उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन है, लेकिन ये तुम्हारी एलिजाबेथ जेन नहीं है, ये मेरी बेटी रिचर्ड न्यूसन से हुई थी। The discovery shocks and angers Michael, and he becomes cold to Elizabeth Jane without telling her the truth. अब क्या होता है कि ये जब उसको पता चलता है तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसको सूजन के ऊपर भी गुस्सा आती है, और वो एलिजाबेथ जेन के साथ बड़ा कूल रहता है, उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। Elizabeth Jane is confused but tries to win the love of Michael by immersing herself in her studies. तो एलिजाबेथ बड़ी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रही कि उसके फादर का अचानक उसके लिए ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया। फिर भी वो कोशिश करती है कि वो अपने पापा का प्यार ज़रूर जीतेगी, तो वो पढ़ाई लिखाई करने लगती है, सिंसियर रहती है। शी ऑल्सो विजिट्स हर मदर्स ग्रेव, लेकिन वो भी डिस्टर्ब तो है, मदर की डेथ हो गई। स्टोरी ये है कि वो बहुत बचपन में उसको जो भी पता है कि उसका किसी और के साथ वो लोग थे, अब वो वापस आई है, अब फादर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो टेंशन में अपनी मदर की ग्रेव में जाती है, वहाँ पे विज़िट करती रहती है अपनी माँ की जहाँ ग्रेव बनी है वहाँ पे। तो वहाँ पे अक्सर वो विज़िट करती है, तो एक दिन वन डे शी मीट्स अ वेल्दी एंड चार्मिंग यंग वुमन एट सूजन्स ग्रेव एंड शी पोर्स आउट हर स्टोरी टू द वोमन। टेंशन में तो है एलिजाबेथ जेन,
तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंटली अपनी मदर की ग्रेव में विज़िट करती है, तो एक दिन उसको एक बड़ी अच्छी खूब पैसे वाली और बहुत चार्मिंग लेडी मिलती है, जो यही सुजन की अपनी मम्मी की ग्रेव में बैठी है, तो वहाँ पर मिलती है। और तो ये जब लेडी मिलती है तो ये बड़ी इम्प्रेस होती है और उसके सामने वॉमिट कर देती है, हर बात बता देती है कि अपनी मम्मी की स्टोरी और सब अपने हर बात उस लेडी के साथ शेयर करती है। द लेडी मिस ल्यूसेटा टेम्पलमन, वो कौन है? इस लेडी का नाम है मिस ल्यूसेटा टेम्पलमन। सेज शी विल सून बी अ रेसिडेंट ऑफ कैस्टरब्रिज एंड शी वुड लाइक इट इफ़ एलिजाबेथ जेन कैन बी हर कंपेनियन। तो ये जो लेडी ल्यूसेटा है ये वहाँ की लोकल रेसिडेंट नहीं है, पर वो उससे कहती है एलिजाबेथ जेन से कि कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी, मैं कैसरब्रिज शिफ्ट होने वाली हूँ और तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, वी विल बी कंपेनियन। माइकल अलाउज इट डिस्पाइट हिज मिसगिविंग्स एंड एलिजाबेथ जेन लीव्स दैट डे। माइकल से वो पूछती है घर आकर एलिजाबेथ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, तो माइकल उसको अलाउ कर देता है। हालांकि वो उसको नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसको अलाउ कर देता है और जेन वो उसके साथ चली जाती है। किसके? वो लूसिटा के साथ रहने चली जाती है। लूसिटा इनवाइट्स माइकल टू हर होम, इवन गोइंग सो फार एज to send Elizabeth Jane away on errands just to convince him to visit. अब ल्यूसिटा माइकल को इनवाइट करती है अपने घर, इवन गोइंग सो फार एज टू सेंड एलिजाबेथ जेन अवे ऑन errands जस्ट टू कन्विंस हिम टू विजिट। तो वो माइकल से कहती है कि तुम मेरे यहाँ आओ, विजिट करो। माइकल एंड क्या था, क्योंकि माइकल एंड ल्यूसिटा हैड एन agreement long ago when he was in Jersey, but it had been put on hold because of his marriage. तो ये कभी मिलते हैं जर्सी में, और ये बात जो है वो शादी में आकर अटक जाती है। नाउ दैट सूजन इज डेड, अब वो कहती है कि अब तो सूजन की डेथ हो गई। ल्यूसिटा विशेस टू रिन्यू द एग्रीमेंट, कि कोई बात नहीं, तब तो तुम्हारी वाइफ वापस आ गई थी अचानक, लेकिन अब तो तुम फिर अकेले हो, तो अब हम उस एग्रीमेंट को रिन्यू कर सकते हैं। टू हर जॉय अ कॉलर कम्स बट इट इज़ फार फ्रे कमिंग टू कॉल ऑन एलिजाबेथ जेन। अब यहाँ पर क्या होता है कि एलिजाबेथ भी इसके साथ रह रही है, तो वो फार फ्रे उससे मिलने आता है, एलिजाबेथ से मिलने आता है। Lucetta and Farfrae are instantly attached to each other and she begins to ignore Michael completely. अब चूंकि ये बात हो ही रही है, माइकल से वो कहती है कि एग्रीमेंट रिवाइव कर लो, तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई, अब हम शादी कर सकते हैं। लेकिन इतने बीच में एक घटना होती है कि फारफ्रे जो है वो माइकल इससे मिलने आ जाता है। फारफ्रे इससे मिलने आता है, किससे? वो आता है मिलने के लिए, किससे मिलने आता है वो? एलिजाबेथ से मिलने आता है। तो जब फारफ्रे एलिजाबेथ से मिलने आता है तो वो ल्यूसिटा को देखता है। ल्यूसिटा बड़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, खूब पैसे वाली लेडी है, तो फारफ्रे जब उसको देखता है तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और एलिजाबेथ जेन तो एक तरफ होती है, लेकिन वो ल्यूसिटा से ही फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। कौन? फारफ्रे। और ल्यूसिटा भी अब माइकल को एक तरह से साइडलाइन करती है और फारफ्रे के साथ अटैच हो जाती है। अब क्या होता है? हाँ, अब क्या होता है कि यहाँ पे Farfrey coming to call Elizabeth Jane, Lucetta and Farfrey are instantly attracted to each other and she begins to ignore Michael completely. तो वो माइकल को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देती है। While Michael tries to propose to Lucetta despite the presence of
an unknown rival. Elizabeth Jane realizes that Farfrae and Michael are in love with Lucetta and she renounces any interest she may have had in Farfrae. तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जब वाइल माइकल ट्राइज टू प्रपोज टू ल्यूसिटा, देन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन अननोन राइवल, एलिजाबेथ Jane realizes that Farfrae and Michael are in love with Lucetta and she renounces any interest she may have had in Farfrae. अब पूरा ही सारा खेल ही बिगड़ गया. क्यों? क्योंकि फारफ्रे मिलने आया था एलिजाबेथ से किसके घर में? ल्यूसिटा के घर में. लेकिन जैसे ही वो ल्यूसिटा को देखता है तो ल्यूसिटा के लिए वो इंटरेस्ट दिखाने लगता है. तो ल्यूसिटा क्या करती है? तुरंत इसको माइकल हेंचार्ट को इग्नोर करना शुरू कर देती है. और वो क्या करती है कि वो भी इससे अट्रैक्ट हो जाती है फारफ्रे से, क्योंकि फारसे भी बहुत हैंडसम बॉय है. अब ये दोनों का एटीट्यूड देख के एलिजाबेथ भी कंफ्यूज हो जाती है. तो उसका जो थोड़ा बहुत फारफ्रे के लिए शायद इंटरेस्ट होता, तो वो इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है. और यहाँ पे माइकल जब इसको सोचता है प्रपोज करना, तो माइकल को समझ में आ जाता है कि अब माइकल में ल्यूसिटा का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. तो माइकल भी बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो जाता है. नाउ द कंपटीशन बिटवीन फारफ्रे एंड माइकल एक्सटेंड्स इनटू बिजनेस, कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन. अब बिजनेस में तो इनके बहुत प्रॉब्लम आ ही रहा है. माइकल हायर्स जोशुआ जॉब एज हिज जनरल मैनेजर and orders Joshua Job to do all he can to force Farfrae out of business. अब माइकल तो बहुत बुरा चिढ़ा है ल्यूसिट से, फारफ्रे से. तो वो जोशुआ जॉब जो उसका कभी मैनेजर बनने वाला था और सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में फारफ्रे का, वो उसको जनरल मैनेजर बना देता है और उसको कहता है, ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह से फारफ्रे के लिए इतना वो करो कि फारफ्रे का बिजनेस फेल हो जाए. Michael tries to base his grain purchase on the predictions of weather profit, but prediction is incorrect and the bad investment drives Michael into debt. Farfrae buys wisely and gains money. अब फिर माइकल के साथ एक बहुत गड़बड़ हो जाती है, और वो गलत ये हो जाता है कि वो लालच में एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं उसके पास जाता है, और वहाँ पे वो अपने लिए पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए. तो वो जो उसको कहता है कि सजेस्ट करता है कि ग्रेन, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन जैसे स्टॉक करके लोग रख लेते हैं ना, काला बाजारी जो होती है स्टॉक करके रख लेते हैं. तो कहता है कि तुम भी खूब सारा ग्रेन स्टॉक करके रख लो, क्योंकि इस बार वो उसका वेदर प्रॉफिट है, वो मतलब वो बताता है कि कैसा वेदर रहेगा. तो कहता है कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है ये वो. तो जब ख़त्म हो जाएगा सब और लोगों को, तो तुम उसको काला बाजारी में अपना अनाज बेचना, तुमको बहुत पैसा मिलेगा. लेकिन प्रेडिक्शन फेल हो जाती है और सब कुछ मौसम बहुत अच्छा रहता है, और माइकल की फसल पक जाती है. पकने के बाद बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फसल आती है, और फारफ्रे जो है वो अपनी फसल बराबर आराम से काटता है. और यहाँ ये इतना स्टोर कर लेता है, जबकि नॉर्मल वो होता है, मतलब अच्छी फसल सभी किसानों की आती है, तो उसके कारण इससे बहुत ज़्यादा कोई इससे अनाज नहीं खरीदता, और इसको बहुत सस्ते दाम में अनाज देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सारा स्टोर कर चुका होता है. तो फाइनली ये कर्जे में डूब जाता है, और इसका सारा अनाज महंगी कीमत में भी फारफ्रे इससे खरीद लेता है, और फारफ्रे बहुत पैसा बना लेता है. अब डिस्पाइट हिज लूजेस, माइकल इज स्टिल डिटरमिन्ड टू मैरी ल्यूसिटा. अब माइकल के साथ एक और प्रॉब्लम है. अभी तक तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था ल्यूसिटा में, पर अब तो उसको लगता है कि एनी हाउ हैव टू गेन ल्यूसिटा, मुझे तो बस अब ल्यूसिटा चाहिए. आफ्टर लर्निंग दैट फारफ्रे इज़ द सीक्रेट सूटर, उसको ये पता है कि फारफ्रे ल्यूसिटा को में इंटरेस्टेड है. माइकल फोर्सेस ल्यूसिटा टू एग्री टू मैरिंग him, or he will reveal their past connection by using her earlier love letters. अब माइकल तो इस
कितने लोग उसमें आ जाता है कि वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लव लेटर्स जो तुमने मुझे कभी लिखे थे वो मैं पब्लिक कर दूंगा। ल्यूसिटा रिलक्टेंटली अग्रीज। तो ल्यूसिटा डर जाती है, बदनामी से डरती है, तो कैसे भी माइकल को शादी के लिए हाँ कर देती है। द नेक्स्ट डे माइकल हियर्स द ट्रायल ऑफ एन ओल्ड मैन वोमेन। अब एक फिर नई बात होती है, वहाँ कोर्ट सीन चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, एक ओल्ड वुमेन है। द ओल्ड वुमेन इज द फॉर्मिटी सेलर फ्रॉम लॉन्ग अगो एंड शी टेल्स द स्टोरी ऑफ ऑफ द वाइफ ऑक्शन। तो ये जो ओल्ड वुमेन कोई नहीं है, ये वही है जो फॉर्मिटी सेलर वुमेन है, जो वहाँ टेंट चलाती है थी अपना। ये कोर्ट में खड़ी है और ये बताती है एक स्टोरी लोगों को कि पता है कि कोई अपनी वाइफ को कैसे बेच सकता है, पर इस आदमी ने अपनी वाइफ को बेच दिया था। अब ये सब ल्यूसिटा भी सुन रही है, तो ल्यूसिटा इज सो हॉरिफाइड दैट शी रन्स अवे टू पोर्ट ब्रेडी। देयर शी मैरीज फारफ्रे सीक्रेटली एंड शी टेल्स माइकल अ फ्यू डेज लेटर। अब क्या होता है कि जब ये सारी बातें सुनती है कि माइकल इस तरह का आदमी कि अपनी वाइफ को कुछ पैसे के लिए बेच चुका है, तो वो बहुत डर जाती है और वो जल्दी से एक प्लेस में आती है और चुपचाप से ये लोग फारफ्रे के साथ वो शादी कर लेती है। और कुछ दिन बाद इसको बताती है माइकल को कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने फारफ्रे से शादी कर लिया। मीनवाइल माइकल हैज़ टेरेबल लक इन बिजनेस। वन ऑफ हिज debtors fails. His man make bad decisions about कौन to bring about Michael's bankruptcy. अब यहाँ पे क्या होता है कि माइकल का लक और बुरी तरह से बिजनेस में फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसके गलत डिसीजंस के कारण उसका बिजनेस, उसकी कौन जो होती है वो बुरी तरह से फेल हो जाती है, ना वो पैसा कमा सकता और वो बैंकरप्ट हो जाता है। फारफ्रे टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू बाय माइकल्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑफर अ जॉब टू माइकल। अब फारफ्रे का दिन है, अभी फारफ्रे के अच्छे दिन चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करता है और माइकल का हेडक्वार्टर भी खरीद लेता है और माइकल को ही उसके घर में ही एक तरह से जॉब ऑफर करता है। माइकल एक्सेप्ट्स बट फील्स रियल हेट्रेड एट फारफ्रेज सक्सेस। पर माइकल आज बहुत बुरी स्थिति में है, कंडीशन में है, तो उसको वो जॉब तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फारफ्रे की सक्सेस से वो बहुत चिढ़ता है। आफ्टर ऑल फारफ्रे इज़ द पॉपुलर चॉइस फॉर मेयर। क्यों? क्योंकि फारफ्रे एंड ही हैज़ ल्यूसिटा। आज फारफ्रे के पास ल्यूसिटा है एंड फारफ्रे इज़ द पॉपुलर चॉइस फॉर मेयर। आज वो मेयर का बहुत बड़ा चॉइस है। और माइकल लुक्स फॉरवर्ड टू द एंडिंग ऑफ हिज ओथ नॉट टू ड्रिंक लिकर। अब माइकल के पास, फारफ्रे के पास सब कुछ है और माइकल पहले अपनी वाइफ को और बेटी को बेच चुका है, फिर वो शहर आता है और उसको बहुत सक्सेस, नेम फेम मिलती है, मेयर बन जाता है, बहुत पब्लिक में वो होता है, पॉपुलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो फारफ्रे को जनरल मैनेजर बनाता है तो फारफ्रे उसको एक्सेल करता है, क्योंकि वो यंग है, स्मार्ट है, कूल है, सबसे बड़ी बात गुड नेचर्ड है, तो उसके कारण धीरे धीरे उसको पब्लिसिटी मिलती है और लोग उसको पसंद करते हैं। माइकल को निगलेक्ट, तो माइकल चिढ़ जाता है, वहाँ पर भी वो एक तरह से फेल। फाइनली वो इतना चिढ़ जाता है कि उसको अपने जॉब से उस निकाल देता है, अपनी कंपनी से। उसके बाद ल्यूसिटा से मिलता है तो ल्यूसिटा को अवॉइड करता है, तो ल्यूसिटा को बताता है कि नहीं नहीं मेरी तो वाइफ है और मैं मतलब वो वापस आ गई, और झूठ झाट बोल के और फिर नहीं करता शादी ल्यूसिटा से। अब जब ल्यूसिटा कहती है कि भाई तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई, अब हम शादी कर सकते हैं, तो तब भी आनाकानी करता है। लेकिन ल्यूसिटा, अब यहाँ पे यह होता है कि वाइफ अपनी बेटी के साथ भी मिसबिहेव करता है। जैसे ही पता चलता है कि उसका ब्लड नहीं है तो वो उससे भी हेट करने लगता है। वो नाराज़ होकर ल्यूसिटा के पास चली जाती है। अब जैसे तैसे वो लोग रहते हैं तो बेटी भी नाराज़ हो गई। ल्यूसिटा भी फारफ्रे से अट्रैक्ट हो जाती है, जबकि फारफ्रे से इंटरेस्ट दिखाता है एलिजाबेथ से, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाता। और फाइनली अब क्या हो गया है कि फारफ्रे ल्यूसिटा ने शादी भी कर ली।
कुल मिलाकर ये हर एंगल से हर जगह फेल है। तो माइकल लुक्स फॉरवर्ड टू द एंडिंग ऑफ हिज ओथ नॉट टू ड्रिंक लिकर। अब 20-21 साल इस बात को हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले ओथ लेता है कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊँगा, तो वो टाइम ख़त्म हो गया। तो ये क्या करता है कि खूब ड्रिंक करता है। एलिजाबेथ fears that Michael will hurt Farfrae and the townspeople know all about Michael's hatred of Farfrae। अब धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंच जाती है कि माइकल फारफ्रे से बहुत ज़्यादा हेट करता है। एलिजाबेथ भी डरती है कि कहीं माइकल उसको हार्म ना पहुंचाए। ऑल्दो फारफ्रे गिव्स अप द आइडिया ऑफ गिविंग माइकल his own shop, he cannot leave Casterbridge because he is offered the position of mayor। अब माइकल वो फारफ्रे क्या करता है, गिव्स अप द आइडिया ऑफ गिविंग माइकल हिज ओन शॉप। तो वो पहले उसको देने के लिए उसकी शॉप तैयार हो जाता है, लेकिन ही कैन नॉट लीव कैस्टरब्रिज, लेकिन अब वो कैस्टरब्रिज छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको मेयर का ऑफर मिला है। ल्यूसिटा बेग्स माइकल टू रिटर्न हर लेटर्स and a combination of pity and contempt makes him agree। यहाँ लूसिटा जब भी माइकल धमकी देता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की और अब तुमने इससे शादी कर ली, मैं तुम्हारे सारे लेटर्स पब्लिक कर दूंगा, तो लूसिटा बहुत उससे गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरे लेटर्स वापस कर दो। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिटी एंड कंटेम्प्ट मेक्स हिम अग्री। तो फिर ये थोड़ा उसको दया भी आती है और चिढ़ता तो है ही, पर फिर भी वो अग्री हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लेटर्स दे दूँगा। वहाँ पर जोशुआ जॉब मीट्स लूसिटा आफ्टर हर मीटिंग विद माइकल। अब जोशुआ जॉब जो मैनेजर बन गया है, माइकल की कंपनी में बन गया, मतलब था समझो, अभी तो फेल है वो भी, तो वो लूसिटा से मिलता है। ही आस्क्स हर टू हेल्प हिम गेट अ पोजीशन विद फारफ्रे। तो वो कहता है जोशुआ कि मुझे फारफ्रे की कंपनी में जॉब चाहिए, अब क्योंकि उसका हस्बैंड है ना फारफ्रे। तो लूसिटा रिफ्यूजेस। माइकल गिव्स जॉब अ पैकेज टू डिलीवर द टू लूसिटा। तो लूसिटा बिल्कुल कहती नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पर माइकल गिव्स जोशुआ पैकेज टू डिलीवर टू लूसिटा एंड जॉब रीजन्स दैट दे आर लव लेटर्स। तो वो कहता है ये पैकेज एक पैकेट है, ये जो माइकल कहता है कि ये पैकेट उसको लूसिटा को दे देना। तो जॉब को पता चलता है कि इसमें लव लेटर्स हैं, तो वो क्या करता है, ही शेयर्स द लेटर्स विद सम पुअर टाउन्स पीपल हु हेट लूसिटा। तो जो शहर के कुछ गरीब लोग हैं जो लूसिटा से बहुत हेट करते हैं, ये उनको लेटर दिखा देता है। दे प्लान टू हैव अ इकिमिटी राइड थ्रू टाउन द नेक्स्ट नाइट। अब ये क्या करते हैं कि इकिमिटी मतलब एक तरह से लोगों में घुमाना, काला मुंह करके घुमाना, इस तरह का कुछ करने वाले हैं। व्हेन द एफिजीज ऑफ माइकल एंड लूसिटा राइड थ्रू टाउन, लूसिटा सीज एंड इज सो शॉक्ड दैट शी हैज़ अ सीजर दैट किल्स हर। और वो सेटबैक में वो जैसे ही देखती है कि माइकल और लूसिटा के पोस्टर बन गए हैं और लोग घुमा रहे हैं गाँव में, वो शॉक को बेयर नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। द होल वर्ल्ड हैज़ क्रैश्ड अराउंड माइकल, येट ही स्टिल हैज़ द लव ऑफ एलिजाबेथ जेन। अब माइकल की पूरी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पर वो जेन से, अपनी बेटी से प्यार करता है। इवन दिस रिकन्सिलिएशन इज थ्रेटन्ड बाय अ सरप्राइज विजिट फ्रॉम न्यूसन। अब यहाँ फिर एक नई बात होती है कि ये चल ही रहा था इनके बीच में, एक तरह की थोड़ी कंपैटिबिलिटी पिता और बेटी के बीच में होती है कि जो रिचर्ड न्यूसन है वो वापस आ जाता है, उसका पिता, जिनके साथ ये जिसको माइकल ने बेच दिया था, whom everyone thought dead, और जिसको सब समझ रहे थे कि मर गया है। माइकल टेल्स हिम दैट एलिजाबेथ जेन इज डेड एंड द सेलर एक्सेप्ट दिस। तो जैसे ही वो रिचर्ड न्यूसन आता है, माइकल से मिलता है, तो माइकल कह देता है कि नहीं एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई। तो सेलर एक्सेप्ट कर लेता है और चला जाता है वापस। ऑल द माइकल एंड एलिजाबेथ सून सेटल इन द पीसफुल लाइफ, और ये दोनों अब किसी तरह सेटल हो जाते हैं, माँ पिता और बेटी।
Michael and Elizabeth Jane. माइकल कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट न्यूसेंस रिटर्न, लेकिन अब उसको जैसे तैसे उसकी लाइफ में सब खत्म हो गया है, पर बेटी से अब थोड़ा सा अच्छा कांटेक्ट है, बेटी और वो रह रहे हैं, लेकिन उसको एक डर है कि बस अब मेरी कहीं न्यूसेंस वापस ना आ जाए। एलिजाबेथ तो यही समझ रही है कि न्यूसन मर गया, उसका पिता मर चुका है। मीनवाइल फारफ्रे रिटर्न्स टू कोर्ट एलिजाबेथ जेन, है ना। अब यहाँ पर फारफ्रे भी अकेला हो गया क्योंकि लूसिटा भी डेथ उसकी हो गई, तो वो फिर से एलिजाबेथ जेन से मिलता है। माइकल इज़ नर्वस अबाउट देयर कोर्टशिप। अब माइकल जो है वो फिर से टेंशन में आ गया, फारफ्रे फिर से मिलने लगा इससे, एंड ही बिकम्स इवन मोर नर्वस व्हेन एलिजाबेथ जेन सेज शी मस्ट मीट समवन। तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वो हो जाता है, नर्वस होता है, क्योंकि एक तो फारफ्रे वापस आ गया और फिर वो शी मीट्स न्यूसन हु टेल्स हर द ट्रूथ अबाउट द बर्थ। तो वो फिर माइकल को दुख सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो न्यूसन से मिलेगी और हु टेल्स हर द ट्रूथ अबाउट हर बर्थ। तो अब ये इसको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है, क्योंकि वो न्यूसन उसका पिता है, उसको पता चल गया है। At the wedding of Elizabeth Jane and Farfrae, Michael comes to reconcile with his stepdaughter, but he sees Newson and तो वहाँ पे वो देख लेता है कि फारफ्रे और एलिजाबेथ की शादी हो रही है और उसमें न्यूसन भी आया हुआ है, एंड डिसाइड्स टू नेवर ट्रबल एलिजाबेथ जेन अगेन। अब वो अपनी लाइफ से कौन, न्यूसन भी आ गया है, ये सच्चाई भी खुल गई, तो माइकल बहुत फेडअप हो जाता है। एंड लेटर एलिजाबेथ जेन रियलाइजेज दैट माइकल वांटेड टू मेक पीस विद हर एंड शी सेट्स आउट टू फाइंड हिम। तो ये इनके बीच में थोड़ी हॉट टॉक बीच में कभी होती है पिता और बेटी में। तो माइकल और एलिजाबेथ जेन जो होते हैं वो दोनों सॉरी एलिजाबेथ एंड फारफ्रे की शादी हो गई, तो फिर वो जब अपने फादर से रूडली बात करती है लेकिन रियलाइज़ करती है कि उसने गलती की, तो फारफ्रे और एलिजाबेथ अपने पिता को मतलब माइकल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। न्यूसन भी अभी साथ में है। तो क्या होता है, एबिल विटल द मैन whom माइकल wanted टू फायर वंस केयर्ड फॉर माइकल इन हिज लास्ट डेज, जिसके कारण कि ये लेट आता है। आपको याद होगा अगर, तो फारफ्रे को डांटता है जब फारफ्रे माइकल के कंपनी में मैनेजर होता है, तो वो बोलता है कि तुम डांटते नहीं हो, एबल विटल का साइड लेते हो, लेट आता है, हमेशा लेट आता है। आज वही एबल विटल जिसको माइकल कभी वंस अपॉन अ टाइम बहुत मिसबिहेव करता है, उनके माइकल के लास्ट डे में एबल विटल ही उसका साथ देता है, एंड ही टेल्स एलिजाबेथ जेन दैट माइकल इज़ डेड। और फिर लास्ट तक उसकी सेवा जो है वो एबल विटल ही करता है, और वही आकर एलिजाबेथ जेन को बताता है कि माइकल की डेथ हो गई है। एंड माइकल्स लास्ट विल स्टेट्स दैट नो मैन शुड रिमेंबर हिम। वो अपने आप से अब इतना थक चुका था, इतना चिढ़ चुका था, इतना कि वो कहता है मुझे किसी भी तरह से याद ना किया जाए। एलिजाबेथ जेन रिजॉल्व टू डू एज शी इज़ टोल्ड, preferring to concentrate all her love on her husband and family. एंड एलिजाबेथ तो अच्छी ही लड़की है, तो वो सोचती है कि अब उसको सिर्फ वो नहीं याद करती ना अपने पिता को ना किसी को, वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों पे ध्यान देती है और कंसंट्रेट करती है, और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। So thank you so much. I think you would enjoy, and if you have any query, you are most welcome to contact me. Thank you so much. Bye bye. God bless you.